Hello students, how are you doing? Let's start a new chapter, that is magnetic effect of current. This is your second chapter in first term. Let's start with the understanding magnetic effect of current. Means we are studying electromagnetism. हम लोग electromagnetism पढ़ने जा रहे हैं. electromagnetism का अपना बहुत इंपॉर्टेंस है. आगे चल के तुम्हें फिजिक्स में इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये दो टॉपिक्स बहुत लार्ज क्वांटिटी में पढ़ने को मिलने वाले हैं. इसलिए इस कॉन्सेप्ट को बहुत ध्यान से पढ़िएगा. ना केवल ये फिज़िक्स के इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में बल्कि लाइट चैप्टर में भी इसका इस्तेमाल आगे चल के होने वाला है. ठीक है, तो इसलिए जब ये कॉन्सेप्ट पढ़िएगा तो हर बात को ऐसे समझिएगा कि ये बहुत डेप्थ के साथ बताई जाने वाली हैं. ठीक है, हर बात में गहराई होगी. जैसे आप हिंदी में दोहे पढ़ते हैं ना, एक लाइन होते हैं और उसके बहुत सारे मीनिंग होते हैं, बहुत गहरा मीनिंग होता है. वैसे ही अब जब आप टॉपिक में एंटर करने जा रहे हो तो उसके बहुत गहरे मीनिंग निकलने वाले हैं. शुरुआत करेंगे बहुत हल्के फुल्के टॉपिक्स के साथ जिनको आप आसानी से समझ सकते हो. फिर हम लोग टॉपिक को इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में लेके जाएंगे. जैसा कि नाम से क्लियर हो रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म यानी कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म. शुरुआत में इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म दो अलग अलग फिनोमेना थे. इलेक्ट्रिसिटी को जो हमारे बेंजामिन फ्रैंकलिन थे, इन्होंने डिफ़ाइन किया था. और मैग्नेटिज्म की बात करें तो जो मैग्नीज थे, आपने 6th क्लास में पढ़ा होगा इनका नाम ना. ग्रीस में मैग्नीज नाम का एक शेफर्ड था जिसने मैग्नेट की खोज की थी ना. तो अभी हम लोग उसकी हिस्ट्री भी पढ़ेंगे. तो ये दो लोग जो है, इनकी स्टार्टिंग हम मान सकते हैं कि इन लोगों ने इनिशियली हमें इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के बारे में बताया. ये दो अलग अलग चीज़ें मानी जाती थी. आज हम जानते हैं कि हम मैग्नेट से इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेट. लेकिन शुरुआत में ये दोनों ही चीज़ें अलग अलग थीं. तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या है? फिनोमेना ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म टुगेदर. यानी एक साथ जब कहीं पर आप इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म का फिनोमेना देखते हो, दैट इज़ नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म. एक टर्म जो आगे चल के आपको सुनने को मिलेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. द इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड कैन वर्क टुगेदर टू क्रिएट ट्रैवलिंग वेव. आपने रेडिएशन पढ़ा है ना क्लास 7th में सभी ने, कि हीट इज़ अ मोड ऑफ ट्रांसफ़र. सर, रेडिएशन जो होता है, इट इज़ अ मोड ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट इन विच नो पार्टिकल इज़ रिक्वायर्ड. यहाँ पर पार्टिकल की रिक्वायरमेंट नहीं होती. तो उस वक्त आप बहुत डीपली ये नहीं समझ पाते कि जो हीट है बिना पार्टिकल के सर कैसे मूव करती है. तो हीट बिना पार्टिकल के कैसे मूव करती है? इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जब एक दूसरे के साथ वर्क करती हैं. ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जब एक दूसरे के साथ वर्क करती हैं तो जो होता है, एक मोशन जनरेट होता है चार्ज पार्टिकल में. एक पार्टिकल का मोशन अपने आप ही, जो लाइट होती है वो वेव की फॉर्म में भी मूव करती है. तो जो एनर्जी होती है वो वेव की फॉर्म में भी मूव करती है और पार्टिकल की फॉर्म में भी मूव कर सकती है, या पार्टिकल की हेल्प से भी मूव कर सकती है, वेव की मूव से भी हेल्प मूव करती है. तो जब आप लाइट चैप्टर पढ़ोगे तब आपको पढ़ने को मिलेगा कि लाइट इज़ अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. लाइट क्या होती है? एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है. और इसी वजह से जब हम पार्टिकल के कॉन्सेप्ट, जब हम ये मानते हैं कि पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को हीट देता है तो कंडक्शन कहलाता है, पार्टिकल गर्म होकर ऊपर उठ जाता है और ठंडा पार्टिकल नीचे आ जाता है तो कन्वेक्शन कहलाता है. लेकिन रेडिएशन में हीट सन की अर्थ तक कैसे पहुंचती है जब कोई पार्टिकल बीच में नहीं होता? तो यानी पार्टिकल के बिना हम कैसे डिफाइन करेंगे मोशन ऑफ हीट या मोशन ऑफ लाइट? भी आप डिफाइन करना चाहो तो भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि लाइट इज ऑल्सो एनर्जी. तो एनर्जी बिना पार्टिकल के कैसे मूव होगी? तो ये सवाल क्रिएट हुआ था और इसका आंसर कैसे मिला था हमें? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के अकॉर्डिंग. ठीक है, तो ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. इनका इस्तेमाल कहाँ कहाँ किया जाता है? रेडियो, टीवी सिग्नल्स में, विजुअल लाइट रे जिसे हम देखते हैं ना, जो विवग्योर जिसे कहते हो, वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का ही पार्ट है. एक्सरे जो होती हैं, ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का पार्ट है. आप आगे चल के जैसे जैसे आप पढ़ते जाओगे आपको समझ में आएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कितना इंपॉर्टेंट पार्ट है. हिस्ट्री की बात करें अगर हम मैग्नेटिज्म की, तो 600 BC में थेल्स नाम के जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने लोड स्टोन जो थी आयरन को अट्रैक्ट करती है इसके बारे में बताया. 600 BC में ही जो मैग्नीज थे, इन्होंने पत्थर ढूंढा था. ठीक है, मैग्नेटाइट नाम का, क्या मैग्नेटाइट नाम का पत्थर ढूंढा था. लेकिन वो तो एक शेफर्ड थे, उनकी ढूंढने की चीज़ जो है वो हम लोग ये तो नहीं मान लेंगे कि वो साइंटिस्ट थे और उन्होंने हमें बहुत कुछ बताया. जो पत्थर मैग्नीज ने ढूंढा
उसकी प्रॉपर्टी को हमें किसने बताया? थेल्स ने। किसने बताया? थेल्स ने। थेल्स, जो मेलिटस थेल्स थे, इन्होंने इलेक्ट्रिसिटी के भी कॉन्सेप्ट को बताया था। आपको याद होगा मैंने जब आपको स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी बताई थी तो अट्रैक्शन रिपल्शन का कॉन्सेप्ट जो था ये भी थेल्स ने ही बताया था। ठीक है। जो चाइनीज़ थे 1200 AD तक, ठीक है, चाइनीज़ जो थे उन्होंने लोड स्टोन का इस्तेमाल किया था कंपस की तरह। किसकी तरह? कंपस की तरह। जैसे नॉर्थ डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए या डायरेक्शन फाइंड करने के लिए किसका यूज़ करते थे? ये लोड स्टोन का। ठीक है। लोड स्टोन, उस पत्थर को नाम क्यों दिया गया था? लोड स्टोन का मतलब होता है लीडिंग स्टोन, जो डायरेक्शन बताता है। लोड स्टोन मतलब लीडिंग स्टोन। लोड स्टोन का क्या मतलब होता है? लीडिंग स्टोन। लीडिंग स्टोन। ठीक है। ये लोड स्टोन का क्या मतलब होता है? लीडिंग स्टोन। लीडिंग स्टोन, जो रास्ता दिखाती है। ठीक है। यानी ये डायरेक्शन बताती है और नेविगेशन में इसका यूज़ किया जाने लगा, तो इसीलिए कहा गया इसे लोड स्टोन कहा गया। ठीक है। लोड स्टोन क्यों कहा गया उस पत्थर को? शुरुआत में उसे मैग्नेट नहीं कहते थे, क्या कहते थे? लोड स्टोन कहते थे। लोड स्टोन क्यों कहते थे? क्योंकि वो रास्ता दिखाता था। रास्ता कैसे दिखाता था? क्योंकि चाइनीज़ ने उनका इस्तेमाल क्या में किया? नेविगेशन में किया। ठीक है। आगे बात करते हैं। पेट्रस प्रेग्रिनस, पेट्रस प्रिग्रिनस जो थे, इन्हें प्रेग्रस डी मैरी कोड भी कहते थे। इन्होंने भी ये सेम जो अट्रैक्शन की प्रॉपर्टी थी इसके बारे में बताया, लेकिन केवल इतना ही नहीं, इन्होंने एक और चीज़ बताई। इन्होंने एक लेटर लिखा था। मिडिवल जो यूरोप मिडिवल हिस्ट्री है उसमें अगर साइंस की बात करेंगे तो जो ये पेट्रस थे इनका एक लेटर था। इन्होंने एक लेटर 2 पार्ट में लिखा था। उस लेटर के फर्स्ट पार्ट में, फिर से देखो, मतलब ये इन्होंने लेटर के फर्स्ट पार्ट में बताया था मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में। किसके बारे में बताया था? मैग्नेट की प्रॉपर्टीज़ के बारे में। प्रॉपर्टीज़ के बारे में। ठीक है। और जो दूसरा पार्ट था लेटर का, उसमें उन्होंने कुछ डिवाइस बनाए थे। ठीक है। क्या बनाए थे? डिवाइस वर्किंग ऑन मैग्नेटिक इफेक्ट, वर्किंग ऑन मैग्नेटिज्म। जो किस पे वर्क करते थे? मैग्नेटिज्म पे वर्क करते थे। इन्होंने एक्चुअली एक व्हील बनाना चाहते थे जो परपेचुअल मोशन करता रहे, मतलब लगातार घूमता रहे। ठीक है। ऐसा ये व्हील बनाना चाहते थे जो बिना किसी और हेल्प के मूव चलता रहे। शुरुआत में क्या होता था, जब लड़ाइयाँ हुआ करती थी तो लोग क्या होते थे, जो प्रोजेक्टिंग मशीन होती थी जो पत्थरों को फेंकती थी, जलते हुए आग के गोले फेंकती थी, तो उनको चलाने के लिए वो कुछ आर्मी के रिसर्च कर रहे थे। ठीक है। तो उसी में उन्होंने सोचा कि एक ऐसी मशीन बनाई जाए जिसका पहिया अपने आप चलता रहे। एक्चुअली ही वॉज थिंकिंग अबाउट अ इंजन। वो किसके बारे में सोच रहे थे? इंजन के बारे में। ठीक है। मतलब आप कह सकते हो कि इंजन की शुरुआत यहीं से हुई। लियोनार्डो द विंची, जिनको हम लोग मोनालिसा की पेंटिंग बनाने के लिए जानते हैं और दुनिया का बहुत ही महान पेंटर मानते हैं, आर्टिस्ट मानते हैं, उन्होंने भी एक इन्हीं के ही परपेचुअल मोशन व्हील के ऊपर उन्होंने एक व्हील बनाया था, एक इमेज बनाई थी जो चलती तो नहीं थी लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट थी अपने टाइम का। तो ये भी हिस्ट्री में बहुत बड़ा रोल है इनका। विलियम गिलबर्ट जो थे, इन्होंने बताया कि अर्थ इज़ अ जाइंट मैग्नेट। अर्थ अपने आप में एक मैग्नेट है। आपको पता है अर्थ के भी पोल है ना, साउथ पोल, नॉर्थ पोल। ठीक है। अगले हैं थॉमस लेज्योर। इन्होंने इन्वर्स क्यूब लॉ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बताया। इन्होंने क्या बताया? इन्वर्स क्यूब लॉ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये खैर आपको आगे चल के पढ़ने को मिलेगा कि मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो डिस्टेंस के क्यूब के इन्वर्स में होती है। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू 1/r³। ठीक है। ये आगे चल के पढ़ने को मिलेगा कि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती है वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड घटती है। ठीक है। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड घटेगी। ये बात किसने बताई थी? थॉमस लेजर्स ने। आगे नाम आए हैंस क्रिस्टीन ऑर्स्टेड। इनके बारे में आपको पढ़ने को मिलेगा 1, 2, 3, ये तीनों साइंटिस्ट आपको पढ़ने को मिलने वाले हैं इस चैप्टर में। तो हैंस क्रिस्टीन ऑर्स्टेड ने बताया था करंट ट्विस्ट मैग्नेट्स, मतलब उन्होंने ये बताया था कि जब अगर कहीं करंट कैरिंग वायर है उसके पास अगर हम कोई मैग्नेटिक कंपास लेके आएँ तो वो क्या होगी? डिफ्लेक्शन शो करने लगेगी। उसकी सुई जो होगी वो डेविएट होने लगेगी, वो नॉर्थ नहीं बता पाएगी। दूसरे साइंटिस्ट थे आंद्रे मैरी एम्पियर। इन्होंने क्या बताया?
करंट अट्रैक्शन और रिपल्शन क्रिएट करता है। जीन बैप्टाइज्ड बायोट एंड फ्लेक्सिकल सेवर्ट, यानी कि बायोट सेवर्ट, इन्होंने इन्वर्स स्क्वायर लॉ दिया था। ये भी आपको आगे पढ़ाया जाएगा, ये नाम जान लीजिए इन लोगों ने क्या क्या किया था। ये हिस्ट्री है मैग्नेटिज्म की, ठीक है। ये डिवाइस था जो बनाया था आपके ओयरस्टेड ने, ये ओयरस्टेड का डिवाइस था, ठीक है। उन्होंने क्या किया, जब करंट पास हुआ, ठीक है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट एज यू कैन सी हियर, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, ओके, है ना। पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ करंट जाता है। तो जब करंट पास हुआ तो इसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड बन गई, चारों तरफ क्या हुई, मैग्नेटिक फील्ड बन गई। उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये जो निडल थी, जो जनरली तो ऐसे थी, लेकिन जैसे ही फील्ड पास हुई, जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड करंट पास हुआ, तो ये किधर मुड़ गई, इस तरफ, ठीक है। किस तरफ मुड़ गई, इस तरफ मुड़ गई, ठीक है। डिफ्लेक्शन शो करने लगी, अपनी जगह से हिलने लगी। ये कुछ डिवाइस इन्होंने इस तरीके का बनाया था, ठीक है। दिस इज ऑयरस्टेड एक्सपेरिमेंट। मैग्नेट, अब हम लोग पढ़ते हैं, अभी हम लोग पहले मैग्नेट को समझ लेते हैं, है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म समझने से पहले, मतलब तार में मैग्नेट बनाने से पहले मैग्नेट समझ लें क्या होती है। हम सबको पता है मैग्नेट क्या होती है, लेकिन ये कैसे वर्क करती है, क्या होती है, ये सही से समझना है हमें। तो मैग्नेट क्या होती है, ये एक आयरन का पीस भी हो सकता है, दैट कैन अट्रैक्ट मेटल, जो मेटल को अट्रैक्ट कर सकता है। एन ऑब्जेक्ट विच क्रिएट अ मैग्नेटिक फील्ड, जो अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। एन ऑब्जेक्ट कैन इंट्रैक्ट विद अदर मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि जो दूसरी मैग्नेटिक फील्ड से अट्रैक्शन या रिपल्शन शो करता है, ठीक है। एनी मटेरियल विच कैन बी मेड टू हैव अ मैग्नेटिक फील्ड, यानी ऐसा सब्सटेंस जो किसी दूसरे सब्सटेंस को मैग्नेटिक बना सकता है, ठीक है। तो हम उन सारी चीज़ों को क्या कहेंगे, मैग्नेट। अब बात करते हैं मैग्नेट्स की, तो बहुत सारी आर्टिफिशियल मैग्नेट्स, ये एक्चुअली कैसी मैग्नेट्स हैं, आर्टिफिशियल। ये कैसी हैं, आर्टिफिशियल मैग्नेट्स हैं। नेचुरल मैग्नेट तो लोड स्टोन है। नेचुरल मैग्नेट क्या है, लोड स्टोन। मैग्नेटाइट ओर होती है उसके अंदर। कौन सी ओर होती है नेचुरल मैग्नेट में, मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट ओर होती है उसके अंदर। और सबने पढ़ी होगी, मैग्नेटाइट ओर होती है नेचुरल मैग्नेट। ये आर्टिफिशियल मैग्नेट्स हैं, आप सभी ने देखी होंगी अपनी लेबोरेटरी में फिजिक्स की, जहाँ पर हॉर्स शू मैग्नेट, बार मैग्नेट, रिंग मैग्नेट, बाल एंडेड मैग्नेट, ठीक है, या सिलेंड्रिकल मैग्नेट, ओवल शेप मैग्नेट भी होती हैं, बाल एंडेड मैग्नेट भी होती हैं, ठीक है। ये बनी हुई है ऑलरेडी, ये मैग्नेट्स होती हैं कुछ। अब बात करें टाइप्स ऑफ मैग्नेट की, तो मैग्नेट दो टाइप की होती हैं, नेचुरल और आर्टिफिशियल। नेचुरल नाम से ही क्लियर है, मीन्स विच आर फाउंड नेचुरली ऑन द अर्थ। तो ये जो नेचुरल होती है, इनकी मैग्नेटिक पावर कम होती है, यानी इनकी मैग्नेटिज्म जो होता है वो बहुत हल्का होता है, कमज़ोर होता है। जो आर्टिफिशियल मैग्नेट होती है, मीन्स वी हैव प्रिपेयर्ड दिस मैग्नेटिक मटेरियल्स, तो इनका मैग्नेटिक पावर बहुत स्ट्रांग होता है। और ये अलग अलग शेप में होती हैं, जैसे हार्स शू शेप में हो सकती हैं, बार मैग्नेट, ओवल शेप्ड, रिंग शेप, बहुत सारी शेप में होती हैं। मैग्नेट की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, बहुत ध्यान से समझना है। सबसे पहली प्रॉपर्टी है अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी। मतलब मैग्नेट क्या होती है, प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट बाय वर्क्यू ऑफ विच इट कैन अट्रैक्ट ऑल मैग्नेटिक सब्सटेंसेस टुवर्ड्स इटसेल्फ। ये सब्सटेंसेस को क्या करती है, अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक सब्सटेंसेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, ठीक है। कौन कौन से मैग्नेटिक सब्सटेंसेस होते हैं, जैसे आयरन, निकल, कोबाल्ट, ठीक है, या इनके ही एलॉय, या इनसे जब हम एलॉय बनाते हैं वो सब मैग्नेटिक सब्सटेंसेस कहलाते हैं, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है, अट्रैक्शन और रिपल्शन। अगर हम एक मैग्नेट के दो पोल्स एक दूसरे के पास लाएं तो वो अलग अलग बिहेवियर शो करते हैं। जैसे अगर हम अपोजिट पोल्स एक पास लाएं तो क्या होगा, अट्रैक्शन। अगर हम सेम पोल एक साथ लाएं तो क्या होगा, रिपल्शन। ये हमने पढ़ा हुआ है, सेम पोल रिपेल ईच अदर, अपोजिट पोल अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है। डायरेक्टिव प्रॉपर्टी, डायरेक्टिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है कि अगर हम किसी मैग्नेट को किसी धागे से बांधकर सस्पेंड कर दें, लटका दें, तो हमेशा जो ये मैग्नेट होगी ये नॉर्थ साउथ अलाइन हो जाएगी। कैसे अलाइन हो जाएगी, नॉर्थ साउथ। क्यों हो जाती है, एज अर्थ बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट, इट्स नॉर्थ साउथ पोल आर इन साउथ नॉर्थ डायरेक्शन रिस्पेक्टिवली, ठीक है। क्यों, अगर देखो ये अर्थ का
मैग्नेटिज्म दिया हुआ, मैग्नेटिक फील्ड, ये अर्थ की मैग्नेट बनी हुई है, ठीक है। अर्थ का ये यहाँ पे नॉर्थ है, इसमें अर्थ कह रहे हैं, सॉरी, ये तुम्हारी ये मैग्नेट का नॉर्थ है और ये साउथ है, ठीक है। ये क्यों ऐसे होते हैं, फ्रीली सस्पेंड मैग्नेट जो होती है क्यों इस तरीके से बिहेव करती है, क्योंकि अर्थ का जो ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल होता है वही मैग्नेट के नॉर्थ पोल की तरफ होता है, अर्थ का जो साउथ पोल होता है वो मैग्नेट के साउथ पोल की तरफ डायरेक्ट कर रहा होता है, ठीक है। इसीलिए हमेशा ये उसी तरफ डायरेक्ट करती हैं। फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट्स ऑलवेज पॉइंट इन दी नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एज अर्थ बिहेव्स एज अ लार्ज मैग्नेट। अर्थ अपने आप में एक लार्ज मैग्नेट है। नॉर्थ पोल ऑफ अर्थ मैग्नेट इज इन ज्योग्राफिकल साउथ, ठीक है। नॉर्थ पोल इज इन ज्योग्राफिकल साउथ। सॉरी स्टूडेंट, वो डायग्राम जो था वो गलत था, उसे मैं करेक्ट कर दिया है मैंने, ठीक है। थोड़ा यहाँ पर गड़बड़ लग रहा था मुझे, इसलिए उस स्लाइड में कि जो अर्थ की मैग्नेट होती है ये कैसे सस्पेंड होती है, क्यों वो नॉर्थ साउथ में रहती है। दिस इज़ द करेक्ट डायग्राम, ये ज़्यादा सही है और अच्छा डायग्राम है। क्यों है, देखो, जो अर्थ का नॉर्थ और साउथ पोल है, दिस इज़ साउथ पोल एंड दिस इज़ नॉर्थ पोल, ठीक है। साउथ पोल है, नॉर्थ पोल ग्रीन कलर से दिख रहा है आपको, आसानी से दिख जाएगा ना। तो ये साउथ पोल है ज्योग्राफिकल और ये नॉर्थ पोल है ज्योग्राफिकल। अब क्या होती है, आपको पता है अर्थ भी मैग्नेट है और मैग्नेट अपने आप में तो मैग्नेट की तरह है ही, ठीक है। तो क्या होंगे, सेम पोल एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट या रिपेल। सेम पोल एक दूसरे को रिपेल कर देंगे और अपोजिट पोल एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो यानी कि जो मैग्नेट का, ये मैग्नेट का रेड कलर से जो दिख रहा है, ठीक है, जो रेड कलर से दिख रहा है ये मैग्नेट का साउथ है पोल, मैग्नेट का साउथ पोल है। साउथ क्या है, नॉर्थ सीकिंग पोल, ये नॉर्थ की तरफ अट्रैक्ट होगा। तो ये साउथ पोल क्या हो गया, नॉर्थ सीकिंग पोल भी है, यानी ये किसे ढूंढ रहा है, नॉर्थ पोल को, अपोजिट पोल को ढूंढेगा। ऐसे ही ये जो नॉर्थ पोल है ये साउथ सीकिंग पोल है, ये ज्योग्राफिक पोल का साउथ सीकिंग पोल है, ये साउथ पोल को अर्थ के ढूंढता है। तो इसीलिए हम क्या कहते हैं, इसे साउथ पोल को नॉर्थ सीकिंग पोल भी कहते हैं। किसी किसी बुक में आप पढ़ोगे नॉर्थ सीकिंग पोल, नॉर्थ सीकिंग पोल, ठीक है। ऐसे ही वाइस वर्सा, इसे हम क्या कहेंगे, साउथ सीकिंग पोल, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, अर्थ के जो अपोजिट पोल होते हैं सस्पेंड हो जाती है मैग्नेट उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। अगर अर्थ का, जैसे ये आपकी अर्थ है, ठीक है, ये हमने अर्थ बनाई, ये अर्थ का क्या है, ब्लू कलर से मैं पोल बना रहा हूँ, अर्थ का ये हमारा नॉर्थ पोल है, फिर से डायग्राम के पास ही, और ये साउथ पोल है। और अगर हम इसमें मैग्नेट कोई लगाएं, अगर हम इसमें मैग्नेट लगाएं, एक इमेजिन करो कि एक मैग्नेट बना ले रहे हैं हम यहाँ पर, ये इस तरीके से, ठीक है। तो इसका नॉर्थ साउथ कैसे हम बनाएंगे, मैं कलर के अकॉर्डिंग इसे मेंशन कर दूंगा, ठीक है, कलर के अकॉर्डिंग, ठीक है। ब्लू कलर से क्या बना लेंगे हम लोग, नाम ही लिखे ले रहे हैं, चलो कलर बनाने की जरूरत नहीं है, नाम लिख लेते हैं। अब देखो नॉर्थ पोल ये अर्थ का है, इसे कौन ढूंढेगा, मैग्नेट का साउथ पोल, मैग्नेट का साउथ पोल ढूंढेगा। ये साउथ पोल है, इसे कौन ढूंढेगा, मैग्नेट का नॉर्थ पोल, ठीक है। तो ये ऐसे सस्पेंड रहेगी हमेशा, क्लियर है। तो ये सीकिंग पोल होते हैं, क्लियर है। इसमें कभी कंफ्यूज मत होइएगा, कई कई बुक्स में कई कई आंसर्स में आपको ये कई चीज़ें मिलेंगी। मैंने भी जो पीडीएफ स्लाइड, जो पीपीटी की थी, उसमें डायग्राम गलत था, मैंने उस वक्त ध्यान नहीं दिया, इसे मैंने फिर सही किया, ठीक है। तो आप भी ध्यान रखिएगा इस बात का कि जो अर्थ होती है उसके अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेट अलाइन हो जाएगी, ठीक है। पोल एग्जिस्ट इन पेयर, पोल हमेशा पेयर में रहते हैं। मतलब अगर आप एक मैग्नेट को बीच से तोड़ दो, इस मैग्नेट को यहाँ से क्या करो, तोड़ दो, तो ऐसा नहीं होगा कि नॉर्थ अलग हो गया साउथ अलग हो गया। अगर आप मैग्नेट तोड़ दोगे तो क्या होंगे, अपोजिट पोल्स जनरेट हो जाएंगे। नॉर्थ यहाँ पे तो यहाँ साउथ जनरेट हो जाएगा, इधर साउथ है तो इधर नॉर्थ जनरेट हो जाएगा। आप चाहे कितना भी तोड़ते जाओ, हमेशा अपोजिट पोल्स दूसरे किनारे पर जनरेट होते चले जाते हैं। दिस इज कॉल्ड पोल एग्जिस्ट इन पेयर प्रॉपर्टी। मैग्नेटिक इंडक्शन, मैग्नेटिक इंडक्शन का मतलब क्या होता है, अगर कोई एक मैग्नेट जो होती है उसे हम किसी दूसरे सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल पे रब करें, जैसे आयरन हो गया, निकल हो गया, कोबाल्ट हो गया, इसके ऊपर रब करें
तो वो भी मैग्नेटाइज हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? मैग्नेटाइज हो जाते हैं। आपने क्लास 6 और 7th में पढ़ा होगा कि हाउ कैन बी प्रिपेयर अ मैग्नेटिक सब्सटेंस फ्रॉम अ मैग्नेट। तो उसमें आयरन निडल के ऊपर हम क्या करते हैं, जो मैग्नेट होती है उसे रब करते हैं, उससे वो मैग्नेटाइज हो जाती है ना। तो सेम यही प्रॉपर्टी क्या होती है, अ परमानेंट मैग्नेट कैन इंड्यूस टेम्परेरी मैग्नेटिज्म। किसी भी सब्सटेंस को वो क्या कर सकती है, टेम्परेरी मैग्नेटिज्म दे सकती है। दिस कॉज अट्रैक्शन बट कैन नॉट कॉज रिपल्शन। अब जो बात ध्यान रखने वाली क्या है कि जो मैग्नेटिक सब्सटेंस आपने बनाया है, आर्टिफिशियल मैग्नेट जो आपने बनाई है एक मैग्नेट को रब करके, वो केवल अट्रैक्शन शो करेगी, वो मैग्नेट की तरह रिपल्शन शो नहीं कर सकती। ठीक है, मैग्नेटिक सब्सटेंसेस जो होते हैं वो अट्रैक्शन तो शो कर देंगे लेकिन रिपल्शन शो नहीं करते, ये बात ध्यान रखने वाली है। और ये बात आगे याद रखनी, यूज रिपल्शन टू टेस्ट इफ एन ऑब्जेक्ट इज मैग्नेटाइज्ड और नॉट। यानी अगर आपको ये चेक करना है कि ये ऑब्जेक्ट मैग्नेटाइज किया गया है या मैग्नेट है, तो कैसे चेक करोगे? अट्रैक्शन कर रहा है तो आप कह दोगे मैग्नेट है, या रिपल्शन भी करना चाहिए तो ये मैग्नेट है? तो सर इसका श्योरर टेस्ट क्या होगा? रिपल्शन। अट्रैक्शन तो कोई भी सब्सटेंस कर सकता है, मैग्नेट भी कर सकती है, मैग्नेटिक सब्सटेंस भी कर सकता है। ठीक है, लेकिन मैग्नेट पहचानोगे कैसे? अगर वो रिपल्शन भी शो करे तो वो क्या कहलाएगी? मैग्नेट। अदरवाइज वो एक मैग्नेटाइज सब्सटेंस है। ठीक है, मैग्नेटाइज सब्सटेंस है। दो मैग्नेटाइज सब्सटेंस आपस में एक दूसरे को क्या कर सकते हैं? अट्रैक्ट कर सकते हैं, केवल रिपल्शन शो नहीं कर सकते। लेकिन मैग्नेट रिपल्शन भी शो कर सकती है और अट्रैक्शन भी। सो अगर आपसे पूछा जाए विच इज़ द श्योरर टेस्ट ऑफ मैग्नेटिज्म, तो दैट इज रिपल्शन। यही क्वेश्चन इलेक्ट्रिसिटी में भी पूछा जाता है, विच इज द श्योरर टेस्ट ऑफ स्टैटिक चार्ज, अट्रैक्शन या रिपल्शन? तो वहाँ पे भी क्या होता है? रिपल्शन होता है। रिपल्शन इज द श्योरर टेस्ट ऑफ स्टैटिक चार्ज। यहाँ पर देखो ये क्या है, हमने सॉफ्ट आयरन बार के ऊपर क्या किया है, इसे रब किया है, इसमें क्या हुआ, अपोजिट पोल जनरेट हो गए, तो ये मैग्नेट बन गई। ये थोड़ी देर के लिए ही रहेगी मैग्नेटाइज, ये हमेशा मैग्नेटाइज नहीं रहती। कई कई बार क्या होता है, इनका मैग्नेटिज्म खत्म हो जाता है। ये इंड्यूस मैग्नेटिज्म है, मतलब कि इन्हें हमने इंड्यूस कर दिया है। इंड्यूस करने का मतलब प्रेरित कर देना, चढ़ा देना, बढ़ा देना। वाई रिपल्शन इज द श्योरर टेस्ट, मैंने आपको बताया कि अट्रैक्शन तो किसी में भी हो सकता है। ठीक है, दो सब्सटेंस के बीच अट्रैक्शन तो हो ही सकता है, लेकिन रिपल्शन ये मैग्नेट का टेस्ट है। रिपल्शन कौन कर सकता है? सिर्फ मैग्नेट कर सकती है। नेक्स्ट है जो आप पहले से ही जानते हो, बस मैंने आपको एक हल्का फुल्का रिवीजन दिया है। ठीक है, तो आप इस सारे कॉन्सेप्ट को पढ़िएगा और सारे जो नोट्स हैं इन्हें प्रिपेयर कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर लिसनिंग टुडेज सेशन।